बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज से रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। ओडीआई सीरीज़ 5 मैचेस पर मुश्तमिल होगी और आज उसका पहला मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत के फील्डिंग का फ़ैसला किया है। अप्रोक्सीमेटली 8 ओवर का खेल हो चुका है और 36 रन न्यूजीलैंड ने बनाए हैं विदाउट एनी लॉस। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्लेइंग 11 के हवाले से भी और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है? आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अबू बकर, जो एक्सपेक्टेड यही था, जिस तरह की बैटिंग विकेट है और यही लग रहा था, ख़ास तौर पे जिस तरह 2 T20 मैच हमने देखा रावलपिंडी में खेले के, ख़ास तौर पे जो डिसाइडर था काफ़ी बड़ा टोटल था, इजीली चेज़ हो गया। और PSL की भी हिस्ट्री, जो प्रेसिडेंट हमने देखा, वो यही बताता है कि जो ग्रेजुअली विकेट टाइम के साथ और प्लेसमेंट होती है और ही कन्वीनियंट होती है बैटिंग के लिए। और वही पाकिस्तानी फील्डिंग ने किया कि पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया, बॉलिंग पहले करे, कुछ चेंजिंग भी की गई, उस हवाले से भी हम बात करते हैं। अगर पिच के हवाले से बताना चाहें तो वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कुछ इसमें स्पिनिंग के लिए या कुछ फास्ट बॉलर के लिए मदद होगी। मुझे तो फ्लैट ही लगी और टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला भी इसी वजह से किया गया कि अर्ली जो विकेट की अर्ली मॉइस्चर होती है उसका फ़ायदा उठाया जाए। और बॉलर जिसके अंदर अब नसीम शाह को आपने देखा, उसने बड़ी ज़बरदस्त नई बॉल के साथ स्पेल किया है और उसकी वजह ये है कि वहाँ पर इस वक्त ज़रा बॉल थोड़ा सा सीम हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे आपने कहा कि विकेट फ्लैट होता जाएगा और उस तरफ ही हमें दिखाई देता है कि विकेट मज़ीद फ्लैट होगा और शाम के औकात में थोड़ी सी ड्यू भी जब पड़ेगी तो बॉलर्स के लिए मुश्किलात क्या होगी। इसमें ज़राए बता रहे हैं कि अब ड्यू आ रही है इस वेदर के अंदर? क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पीछे लास्ट वीक में 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद में बारिश हो चुकी है। कल रात भी इस्लामाबाद के अंदर बारिश हुई है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ड्यू ज़रूर होगी। ये घास जो आप देख रहे हैं रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर, ये भी ढाका से मंगवाई गई है और अभी कुछ अर्सा पहले ये जो है वो प्लांट की गई थी इस ग्राउंड के अंदर। बट मुझे लगता है कि ड्यू थोड़ा बहुत तो कम से कम अपना असर छोड़ेगी, खासकर रात की बारिश के बाद कहीं ना कहीं ग्राउंड के अंदर नमी होगी। तो उसकी वजह से शाम के औकात में हो सकता है कि ड्यू, और यही वजह है कि बाबर आजम ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा प्लेइंग 11 के हवाले से बात कर देते हैं। सबसे पहली एक चीज़ तो ये कि हारिस सोहेल, जिनकी शायद किस्मत उनके साथ हमेशा नहीं देती, फिर एक दफ़ा इंजरी के शिकार हो गए। कल ड्यूरिंग फील्डिंग उनके शोल्डर के बल वो गिरे और उनको कोई थोड़ी इंजरी आई। कल यही अपडेट थी कि वो रिकवर हो गए हैं, बेहतर हैं। बट आज जब मैच से कुछ देर पहले डॉक्टर ने दोबारा मुआयना किया तो पता चला जी कि शायद अभी भी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन दोबारा से होगी। कैसे देखते हैं कि एक ही मिडल ऑर्डर था, इफ्तिखार नहीं था अब हमारे पास, और दूसरा नाम सलमान अली आगा है, उसके हवाले से भी हम डिटेल में बात करते हैं। इनकी जो टीम का शामिल ना होना कितना पाकिस्तानी टीम का मिडल ऑर्डर को डेंट कर सकता है? देखिए, ये जो वनडे टीम थी इसको सिलेक्ट करते हुए जब मिडिल ऑर्डर की बारी आई थी तो 2 लोगों को यहाँ पर चांस दिया गया था। एक हारिस सोहेल है, दूसरे सलमान अली आगा। बाकी आपको टॉप ऑर्डर के बैटर नजर आएंगे या रिजवान जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं वो एज अ विकेट कीपर टीम के अंदर है। अगर प्रॉपर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो वो हारिस और सलमान अली आगा थे। अब हारिस रूल्ड आउट हो गए हैं तो अब सलमान अली आगा ओनली मिडिल ऑर्डर, जो हमारे साथ T20 के अंदर इफ्तिखार का रोल था कि ओनली मिडिल ऑर्डर, वो अब सलमान अली आगा का यहाँ पर है। तो इसी वजह से सिलेक्शन के ऊपर हमने पहले भी बहुत बात की कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी, और हारिस सोहेल वैसे भी रीसेंट पास के अंदर टेस्ट नहीं हुए हुए, काफ़ी अर्सा 3 साढ़े 3 साल हो गए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए, तो उनकी फॉर्म को भी इस सीरीज़ के अंदर जज करना था। अगर वो सीरीज़ से आउट होते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा, मेरा ख्याल है, कि उनको मज़ीद वर्ल्ड कप के लिए कैरी करना। आप चांस शायद ले सकते हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो आपके 3 ODI मैचेज़ हैं उसके अंदर, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि हारिस सोहेल का कोई इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत प्रोमिनेंट हमारे लिए फिगर शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं है। अगर उनसे बेहतर है करंट फॉर्म को देखा जाए तो इफ्तिखार अहमद कहीं ना कहीं बेहतर जगह पर स्टैंड करते हैं। चलिए, इस पे हम जरा ओपिनियन रऊफ साहब का भी ले लेते हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है अब्दुल रऊफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। जी वालेकुम सलाम। जी रऊफ भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैच देख रहे हैं जी? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा रऊफ भाई, थोड़ा सा हम डिस्कशन आज के ओडीआई के हवाले से कर रहे हैं। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा अगर डिस्कशन T20 का भी कर लें तो आपने देखा कि बड़ा हमें लगता था कि हम शायद, बहुत लोगों का मानना था कि 5-0 कर देंगे, बट सीरीज़ हमने ड्रॉ खेली। काफ़ी ब्लंडर हमें नज़र आए, काफ़ी मिस्टेक नज़र आई, हालांकि हमारे फुल स्ट्रेंथ थी और वो 9 मेन प्लेयर के साथ नहीं थे। और उनकी शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बी साइड भी कह सकते हैं, या इवन कुछ लोगों का तो मानना था प्रॉब्ली सी साइड है कि शायद एक थर्ड टीम बनाते तो वो ये बनाते। तो ये परफॉर्मेंस को एक तो कैसे देखते हैं आप? और जो अभी ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस किया गया है, इसमें इफ्तिखार का ना होना या जमान का ना होना, ये 2 प्लेयर का कैसे देखते हैं आप?
अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि 99% जो पब्लिक थी पाकिस्तान की, या जो क्रिकेट लविंग पीपल थे, उनका यही था कि माइंडसेट के पाकिस्तान 5-0 से ही जीतेगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम प्लेयर थे न्यूजीलैंड के वो सारे मिसिंग थे और 8 या 9 प्लेयर बिल्कुल नए लेकर आए थे। और फिर दूसरा, जब ये फॉरेनर टीम जब पाकिस्तान का टूर करती हैं तो इनको इवन पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका, बांग्लादेश का भी टूर करती हैं, तो इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो जो ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट डिफिकल्ट होती है, उसके बाद जो पिचेस का जो स्टैंडर्ड होता है उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। मगर उसके बावजूद जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर, वो आउटस्टैंडिंग है। और उसमें जो एक लम्हा फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान का थिंक टैंक है उसके लिए, और जो क्रिकेट के शायकीन है, कि अगर हम न्यूजीलैंड की इस टीम से भी पाकिस्तान एक T20 सीरीज में बराबर कर गया है तो फिर आगे जाकर पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। जहाँ तक आपने जो वनडे की बात की है, तो मेरा ख्याल है इसमें भी एक जो डर का आंसर है वो गालिब है पाकिस्तान की मैनेजमेंट पे। जिस तरह हारिस सोहेल को इस तरह शामिल करना है, 10-12 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक में है, मगर जब भी इंटरनेशनल सतह पर आते हैं तो कोई ना कोई इंजरी या कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं। और उनको फिर दोबारा, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो इनको एक खौफ है कि शायद जो हमारे जो हमने दूसरे बैट्समैन रखे हैं मिडिल ऑर्डर में या ओपनिंग में, वो इंडियन पिचेस पर उस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर सकें। तो हमें एक एक्सपीरियंस जो इन सिचुएशन को समझने वाला बैट्समैन है उसको लेकर चलना वहाँ पर जरूरी है। तो इसलिए एक डर की वजह से उसको साथ रखा हुआ है, बजाय कि नए लड़कों को आप चांसेस दें, उनको आप डेवलप करें, उनको प्रमोट करें और फिर एक पाकिस्तान की टीम को एक अच्छे तरीके से बिल्ड करें। ये लोग फिर पुराने लड़कों पर जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। रो भाई, आप कह रहे हैं नए लड़कों पे ट्रस्ट करते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, तो नए लड़कों को हमने अफगानिस्तान की सीरीज़ दी और उसमें हमने सीरीज़ आल्दो वी नो कि हम हार गए। आपने कॉन्फिडेंस ये देना था कि उनको 2 मैचेस खिला के बाहर कर दिया। आपका जो सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था T20 के अंदर या समहाउ ODI के अंदर भी वो इफ्तिखार था, उसको आपने नहीं रखा। T20 स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक मिडल ऑर्डर आपने सेलेक्ट किया, बाकी 6 ओपनर सेलेक्ट किए। ODI के अंदर भी स्क्वाड देखे तो अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद है, हमारे पास इमामुल हक है, फ़खर ज़मान है, ये सारे ओपनर है। और हमने देखा कि मिडल ऑर्डर के अंदर सिर्फ हमने चले इफ्तिखार की जगह एक एक्स्ट्रा इंक्लूजन की, वो सलमान अली आगा है। तो ये बैटिंग का जो सारा आप सीक्वेंस देख रहे हैं हमारा, कि सारा एम्फेसिस जो है वो ओपनर के ऊपर है, मिडल ऑर्डर में हम किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे और किसी को बना नहीं पा रहे। और सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंसेस हमने मेनली देखी हैं वो टेस्ट मैचेस में देखी हैं, ODI में भी बहुत कम खेले। तो ये कैसे देखते हैं आप हमारा मिडल ऑर्डर को और ये तमाम बैटिंग स्क्वाड को? आप ये तो बिल्कुल आपने निशानदेही किया, बिल्कुल दुरुस्त किया। और मेरा ख्याल है कि जब तक कंसिस्टेंसी आपकी सिलेक्शन पॉलिसी में नहीं होगी, आपके क्रिकेट बोर्ड में इनकंसिस्टेंसी होगी, तो फिर आगे वो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो पाकिस्तान की टीम में भी आपको नजर आएगी। और वही एग्जैक्टली आपको नजर आ रही है कि ये कैसे हो सकता है कि आपने इतने लड़के एक सीरीज में ट्राई किए हैं और उसके बाद 1 या 2 मैचेस के बाद उनका आप कैरियर खत्म कर दें या उनको बाहर कर दें, या तो इनको मैच्योर होने दें और फिर देखें कि अगर उनकी डोमेस्टिक की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो फिर उनको एक स्टेबल चांसेस दें, ताकि कंसिस्टेंट मैचेस में उनको चांसेस दें, ताकि वो मैक्सिमाइज अपनी परफॉर्मेंस को कर सकें और जो मैक्सिमम उनको अपॉर्चुनिटीज हैं उनको यूटिलाइज कर सकें। ये कोई तरीका नहीं कि आपने 1 या 2 मैचेस के लिए शामिल किया फिर उनको निकाल दिया। जब आपकी अपनी पॉलिसीज में इनकंसिस्टेंसी होगी तो आगे पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंसी किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। अब दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक जो ओपनर्स हैं इनका असल में प्रॉब्लम है लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर। वो ये एक भी प्लेयर उसमें ये कंडक्ट नहीं कर सके और कोई ऐसा प्लेयर अभी तक इनको नहीं मिला कि पिछले 5, 6, 7 साल से जो कि अपनी सीमेंटेड प्लेसेस करता और पाकिस्तान को मैचेस वगैरह जितवाता। अब जो भी इनके पास प्लेयर आ रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल ओपनर हैं और वो जो ओपनर्स हैं वो आकर जब आप इंडियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप में जाकर खेलेंगे या लॉन्ग फॉर्मेट पे आपको खेलना पड़ेगा तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरीके से आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर का जेन्युइन बैट्समैन या जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो आपको लेकर चलता है और वो फिर जो मैच को फिनिश करता है। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।